इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस, कुछ भी कह लीजिए, दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, मैंने कल बताया था। इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है सिर्फ ये सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो लिविंग है, और एबायोटिक मतलब क्या है, दोनों तरह के फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे सबसे पहले एग्जाम यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि खासकर पीसीएस में, देखो यूपीएससी में नहीं पूछता, लेकिन जब आप मेंस लिखते हो ना, तो अगर आप ये बातें लिखते हो कि किसने इस टर्म को कॉइन किया था, किसने कहा था, क्या कहा था, तो वो नंबर मिलता है। आपके शंकराइज में लिखा हुआ है कि किसने इकोलॉजी टर्म को किसने कॉइन किया था सबसे पहले, द इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय, किसने किया था सबसे पहले, है लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, तो नाम लिख लीजिए उसका, जर्मन जियोलॉजिस्ट था, जर्मन जियोलॉजिस्ट था, ठीक है, जर्मन जियोलॉजिस्ट था, इसका नाम क्या था, हीगल, क्या नाम था, अर्नेस्ट ई आर, ठीक है, ई आर एन एस टी, अर्नेस्ट हीगल। हीगल का मतलब एच ए ई, ठीक है, सी के ई एल, हीगल, ठीक है ना, इसको कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं एच ए सी के ई एल ई, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि जर्मन जो उसमें ऐसे लिखा जाता है हीकल, एच ए ई सी के ई एल, ठीक है ना, हीकल। ये बंदा जो है सबसे पहले इसने टर्म दिया था ओकोलॉजी, इसने क्या बोला था, ओ ई के से, ठीक है, ओकोलॉजिक, इसने सबसे पहले ये वर्ड दिया था, ओकोलॉजी, ये वर्ड दिया था, ठीक है। इसके बाद में इसी को मतलब बाद में यूज करने लगे किस चीज में, इकोलॉजी के तहत। ओइकोस, ओइकोस मतलब क्या होता है, लिखा होगा आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है, हाउस होता है, ठीक है, और लॉजी मतलब स्टडी, तो यानी कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द एनिमल बोथ टू इट्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना। किसने दिया था ये डेफिनेशन, अर्नेस्ट हीगल ने, ठीक है ना। तो ये बात आप ये रखिएगा, यूपीएससी के अंदर प्री के अंदर, यूपी पीसीएस प्री के अंदर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक, अर्नेस्ट हीगल का नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ओके, हेगल, ठीक है। इसके अलावा ये एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी इसी तरीके से, इकोसिस्टम। अच्छा, अब कंफ्यूज हो गए, हेगल का नाम तो जानते हैं। अब इकोसिस्टम सबसे पहले 1935 में 1935 में सबसे पहले इकोलॉजी, कौन सा, इकोलॉजी, जैसे इकोलॉजी बोला तो वो हेगल ने बहुत पहले 18th सेंचुरी में बोला, लेकिन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी एक वर्ड है, आपको पता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है ये बताइए जरा मुझे, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, यानी जो बायोस्फीयर है, यानी जिसमें हम लोग रहते हैं, लैंड और क्या नाम है आपका वाटर एंड एयर, ये सारा मिला के जो आपका क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है। इस बायोस्फीयर का जो फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं, रहते हैं और जीते हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इकोसिस्टम। तो अर्नेस्ट हीगल ने जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी, ये जो अर्नेस्ट हीगल हैं, ठीक है, इन्होंने वर्ड जो दिया है एक तरह से इकोलॉजी वर्ड दिया है, ठीक है, लेकिन जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम अलग चीज है ना, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम 1935 में, कौन सी ईयर में, 1935 में किसने दिया था, एजी टेंसले, क्या नाम है, इकोसिस्टम देने वाला वर्ड है एजी, उसका टेंसले, TANSLEY, एजी टेंसले, ठीक है। ये इजी टेंसले जो है, इसने क्या वर्ड दिया है, इकोसिस्टम, इसने कौन सा वर्ड दिया है,
इकोसिस्टम सबसे पहले जो पॉइंट किया है इसने वर्ड, वो इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, उसने बोला था कि टाइप ऑफ फिजिकल सिस्टम, ठीक है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होंगे। और उसने क्या बताया कि ये एक ओपन सिस्टम होगा। क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है पता है? बोलो जल्दी भाई। इकोसिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है? नहीं पता? ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें, जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, हाँ, जो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ते हो कि ओपन सिस्टम, मैंने पढ़ाया कि मतलब बाहर से अगर कोई चीज आ सकता हो तो ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मतलब बाहर से कोई चीज आ जा ना सकता हो। तो इन्वायरमेंट जो है वो एक इकोलॉजी या इकोसिस्टम जो है ये एक ओपन सिस्टम है। क्या है? ओपन। रट्टा मार लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भैया कि ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, क्या है? ओपन सिस्टम है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग, ये सब पॉइंट लिखिएगा। लिख लिया? ओके, ओपन सिस्टम है और ये हमेशा साइज में डिफर होता है। ठीक है, ओके। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है इकोसिस्टम में? जैसे इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं जो इफेक्ट करते हैं, मतलब उनके फंक्शन करने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो क्या है? इकोसिस्टम है। फिर मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम जैसे कोई इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अगर बहुत सारे स्पेसीज, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ मिल जाए तो क्या बन जाएंगे? पॉपुलेशन। और बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ आ जाए, कई तरह की पॉपुलेशन आ जाए, कुछ मेजर हो सकती है कुछ माइनर, उसको कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी बनाएगा बायोम, बायोम बनाएगा बायोस्फीयर, है ना? ओवरऑल पूरा बायोस्फीयर, पूरा अर्थ बना हो जाएगा, है कि नहीं है? होता है ऐसे। अच्छा, तो ये जो इकोसिस्टम है, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम अगर आप देखोगे तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी आएंगे और एबायोटिक भी आएंगे। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। अच्छा, इन्वायरमेंट के अंदर क्या आपका इकोसिस्टम जो है उसके अंदर क्या आपका सिर्फ क्या नाम है, ये क्या नाम, बायोटिक एबायोटिक एलिमेंट ही होती है और भी कुछ चीजें होती हैं? बायोटिक और एबायोटिक के अलावा भी कोई चीज होती है कंपोनेंट के अलावा? बायोटिक में क्या क्या चीजें, मतलब क्या ऐसा इकोसिस्टम को अगर आपको बोल दिया जाए क्या क्या डिफाइन करोगे तो क्या क्या बोलोगे, क्या क्या होता है इसके अंदर? तो आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, उसके अंदर आपको बायोटिक में, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट अगर देखा जाए तो यूजुअली क्या मिलेगा आपको? प्रोड्यूसर्स मिलेंगे प्लांट बायोटिक में, कंज्यूमर्स मिलेंगे। कंज्यूमर कौन? जो खा रहे हो, जैसे हार्बिवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। सबसे टॉप पे कौन होता है? ओमनिवोरस, जो सब खाता है। अगर फूड चेन का टॉप पे जाएगा तो सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर कौन होगा? ओमनिवोरस, है ना? और उसमें उसके अलावा डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोज करते थे। ओमनिवोरस हो या कार्निवोरस हो, इनको डिकम्पोज करने वाला कौन होता है? डिकम्पोजर्स होता है ना? तो ये सारे मिलकर ही तो इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में आपके बायोटिक फैक्टर के अंदर मेनली जो आप लिखोगे वो प्रोड्यूसर प्लांट का कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये सब रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है क्या? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, क्या हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है क्या? बोलो कैसे? हमारा देखो इकोसिस्टम में क्या होता है, एक तो मैंने बताया था आपको टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम होता है जो जमीन पे होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे पानी वाला। लेकिन क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि क्या मतलब पानी वाले में मैरीन वगैरह कुछ भी, बहुत सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहाँ होता है तो क्या बताओगे? वाटर। सबसे ज्यादा वाटर की वैल्यू नहीं है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होगा? वाटर ही होगा, है कि नहीं है? आसान है। तो ये है आप इकोसिस्टम का इकोलॉजी जो है, मैंने क्या बताया अभी आपको, क्या पूछा आपसे, क्या क्वेश्चन था मेरा कि अगर आपसे कोई कहता है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बताइए तो क्या बताएंगे? ये क्वेश्चन पूछा मैंने, ध्यान दिया कीजिए। क्या बोला है? आर्टिफिशियल। तो कोई इकोसिस्टम बताइए। एक्वेरियम, यस। और कोई एग्जांपल जो आर्टिफिशियल हमने बनाया हो, कोई पॉन्ड हम बना दें,
बना सकते हैं ना, हम भी तो बना सकते हैं। कोई हमने अच्छा बताओ कि हमने खेती करी और खेती में एक राइस फील्ड खड़ा कर दिया, तो क्या वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है तो भाई हमने राइस फील्ड उगाया ही तो है, राइस हमने एक तरह का इकोसिस्टम बना दिया ना। तो इस तरह से कोई भी चीज जो हम करते हैं, ठीक है, वो लगता है नेचुरल लेकिन किया गया मैन मेड, तो उसको एंथ्रोपोजेनिक या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम कह सकते हैं। नेचुरली अपने आप अगर हो रहा है तो नेचुरल इकोसिस्टम, मैरिन मतलब समुद्र वाला इकोसिस्टम, ठीक है ना भाई, बात समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, अगर हमें इकोलॉजी बढ़िया मतलब चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कर रखा है ऑलरेडी। इकोलॉजी की हमने इम्बैलेंस नहीं किया है, क्या हमने इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं किया है? जरा बताइए कैसे हम इकोलॉजी को डिसबैलेंस कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज एक्सेसिव यूज करेंगे तो रन ऑफ हो, फर्टिलाइजर्स यूज करने से भी पहले हमने क्या किया वो भी है, उसके अलावा भी हमने क्या किया है? पोल्यूशन, सबसे पहले डिफोरेस्टेशन, खूब काटा है ना पेड़, सबसे पहले हमने उसको भी करने के लिए खूब पेड़ काटे हैं, जो कि मतलब पेड़ बैलेंस बनाते हैं, हमने पेड़ काट दिए। डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या है उसका कॉज है, किसका क्या नाम है, इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है ना। एक होता है कैरिंग कैपेसिटी, सुना है कभी? कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? एग्जाम में तो सुना है तो है और तुमने पढ़ा भी है, लेकिन तुम बता नहीं पाओगे, मैं गारंटी दूंगा। चलो बताओ। सर जैसे अर्थ की, अगर अर्थ के सेंस में बात करें तो सर उसकी एक ऑप्टिमम एक लिमिट होती है जितना वो कैरी कर सकता है, जितना वो उस पर जितने आसानी से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वहाँ शॉर्टेज हो जाती है, वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब तुमने पढ़ा है लेकिन प्रॉपर नहीं है, चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। कैरिंग कैपेसिटी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस में प्री में आया हुआ है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो लिख लीजिए द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज इज एन, इसमें आपकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं दे रखा है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज, इसको मैं बहुत धीरे धीरे, मैंने बताया इकोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, एक टर्म पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत तेज चीज दिया था, जल्दी दिया पढ़ाने की, सबको खत्म करने की, इस बार जल्दी नहीं, आराम से। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट is the maximum population size, is the maximum population size, ठीक है, maximum population size of the species, इसको लिख लीजिए, अपनी किताब में लिख लीजिए, चाहे ऊपर कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीसीज नहीं, मेरा आजकल नहीं हो रहा है, मेरा बहुत दिन से हो रहा है, चलो कहानी ना सुनो। The carrying capacity of the biological species in an environment is the maximum population size of an species that the environment can sustain indefinitely, ठीक है, sustain indefinitely, maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely, ठीक है, कॉमा लगा के, given the food, habitat, water and other necessity available in the environment, ठीक है, ओके। एक और नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसे नोट करके, क्या लिखा? अरे भाई देखो, कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक, ऐसे सिंपल वर्ड में बताऊं क्या? सिंपल वर्ड में जैसे इस लड़के ने बोला उसी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं और वैसे और सिंपल कर दे रहा हूं कि जैसे मेरी एक एबिलिटी है कि मैं इतना ही बोझा उठा सकता हूं, ऐसे ही इन्वायरमेंट की भी, इकोसिस्टम की भी एक एबिलिटी है। वो कहता है कि भाई इन्वायरमेंट बस इतने ही स्पीसीज को सर्वाइव कर सकता है, उनको फूड दे सकता है, उनको शेल्टर दे सकता है, उनको वाटर दे सकता है, इससे ज्यादा होंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी, राइट? आसान है। सो कैरिंग कैपेसिटी जो है, इसको नोट में करके लिखिएगा, कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट without significant negative impact, without significant negative impact on the given organism and its environment, ठीक है, कोई ज्यादा
नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़े ओके, कैन सपोर्ट विदाउट सिग्निफिकेंट, लिख लिया, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब जैसे कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा भाई साहब, डगमगाने लगेंगी चीजें, हैं, कहानी डिस्टर्ब होने लगेगी। तो वही है, मतलब आप कैपेसिटी से कर देंगे तो हर चीज वो हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, एक होता है बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल पढ़ा है ना, सुना है ना, सुना तो होगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समझ पा रहा हूं। हाँ, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी, उसकी पोटेंशियल कितना है, बिल्कुल उसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अंडर ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको मिल जाए, ठीक, एक कंडीशन होती है ना रिप्रोडक्शन के लिए, एक कंडीशन होगी, तो बोल रहा है अगर ऑप्टिमम उसको कंडीशन मिल जाए, ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन में मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब अपने आप को कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने कितने बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है, या अपने कैसे, अपने जैसे और ऑफ स्प्रिंग्स कैसे कितने पैदा कर सकता है, तो क्या है, बायोटिक पोटेंशियल इज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आपकी किताब में लिखा नहीं है सब, ये शंकर आईएएस के अलावा मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, और इसको पता है आर, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल आर है ना, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल को, ओके। अच्छा, फूड चेन, फूड वेव तो पढ़ा है, वो अभी अगले वाले चैप्टर में आपके है, ठीक है, अगले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, वो सब आगे देखेंगे। तो ये है, समझ में आया। अच्छा, हमारे यहाँ देखो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन जैसे आपकी बुक है उसमें देखिएगा आप कि भाई हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर इको प्लांट्स में उसमें कौन होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो पैदा करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। उनके ऊपर जो है क्या होते हैं, हार्बिवोरस, जो कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनके ऊपर होते हैं, यानी उनको खाते हैं घास को। फिर उसके ऊपर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जो उनको खाते हैं। फिर उनको भी खाने के लिए हार्बिवोरस, ओमनिवोरस होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस होते हैं, और टर्सरी जो है टॉप कार्निवोरस होते हैं, और उसके अलावा ओमनिवोरस सबसे क्लाइमेक्स है, ठीक है। जैसे ओमनिवोरस कौन है, जो सब कुछ खा लेता है इंसान, ठीक है ना। इसी तरह फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, इसी तरह से सारी चीजें होती हैं, और उनको भी जब से मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन को डिकम्पोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये फूड चेन का एक एग्जांपल होता है, इसी तरह एनर्जी फ्लो का एग्जांपल है, जो कि हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये बहुत सारे फूड चेन अगर हो जाते हैं तो उसको हम लोग फूड वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसान है ना। और उसके इसी तरह से हम लोग एनर्जी का पिरामिड वगैरह बनाते हैं और चीजें करते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वगैरह देखते हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन आपके जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में बेसिक जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप देख लीजिए। मतलब पहला चैप्टर जो है उसमें सिर्फ बेसिक सी बातें दे रखी हैं। देखिए, जो शंकर आईएएस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, शंकर आईएएस के हिसाब से जो पहला चैप्टर है उसमें सबसे पहले आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन दे दी, ठीक है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे दी जो मैंने बता दिया आपको, कंपोनेंट दे दिए, ठीक है, देख लीजिएगा बुक। उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फिश, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, और उसके बाद में बायोस्फीयर, ठीक है ना, बायोस्फीयर ये बता दिया। उसमें बता दिया कि क्या होता है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन दे दी कि व्हाट इज इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम की डेफिनेशन देने के बाद बायोटिक फैक्टर के बारे में बता दिया कि बायोटिक फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो एनिमल प्लांट एक दूसरे को जो इफेक्ट करते हैं। और एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, नॉन लिविंग। अच्छा, उसमें प्राइमरी मैंने आपको ऑटोट्रॉप्स यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये तो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। उसके अलावा आपका जो होता है कंज्यूमर, जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, हार्बिवोरस वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैक्रो कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स हो। एक मैंने टर्म बताया था इकोटोन, बताया था
इकोटोन उस जोन को कहते हैं जहां पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक हो, इक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों मिले, जंक्शन जोन जो होता है इकोटोन होता है, ठीक है ना। और वहां पे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है ना। मैंने फिर एक बताया था नीच आप लोगों को, जो उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। एक होता है हैबिटेट, जहां वो रहता है, जिस पॉइंट पे एग्जैक्टली वो रहता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है उसका हैबिटेट, उसका घर होता है। हाउस मतलब हैबिटेट, लेकिन नीच मतलब उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी वो मतलब उसकी फंक्शनल नीड, उसकी स्ट्रक्चरल नीड सारी जो फुलफिल करता है वो नीच है। जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप का फूड खाता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहता है, एक पर्टिकुलर टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये जो सारा नीड्स उसकी पूरी करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीच बोलते हैं। तो इकोटोन समझ में आ गया? इकोटोन क्या होता है? जंक्शन होता है, ठीक है। और नीच क्या होता है? बेसिक। अच्छा, सबका यूनिक नीच होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नीच सबका यूनिक होता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म का एक ही टाइप का नीच होता है। जैसे शेर है, अब शेर का नीच देखोगे तो उसकी एक तरह की, वो मांस खाता है, वो डैन में रहता है, वो मतलब इस तरह से, मतलब उसकी जो रिप्रोडक्शन करता है ये सब, तो उसका क्या नाम है, क्या जो भी जहां पे वो रहता है उसको हैबिटेट नीच कहेंगे। जो क्या नाम है, जहां पे फूड है तो उसकी फूड नीच कहेंगे, रिप्रोडक्टिव नीच कहेंगे, फिजिकल एंड केमिकल नीच कहेंगे, ठीक है ना। और इसका बहुत बड़ा जब सेगमेंट आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं? बायोम। बायोम क्या होता है? टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, टैगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सारे बताए थे। तो ये होता है। उसके अलावा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है? मैंने बताया था एक्वेटिक मैरिन, पानी वाला सिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि आपके पास तीन, अगर 1 गुना जमीन है तो 3 गुना पानी है, तो सबसे बड़ा वही है, ठीक है ना। और बायोस्फीयर जो होता है वो कौन सी जगह होती है? जहां हम लोगों को लाइफ सस्टेन कर पाते हैं, जहां हम लोग रह पाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा पूरी कहानी है इसकी। अच्छा, अब मैं, ये स्क्रीन दिख रही है, बेसिक क्वेश्चंस जहां पे लिखे हुए हैं, बोल दो यार ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस, पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यूपी में आरओ के एग्जाम में, एआरओ के एग्जाम में प्री में 2014 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर? कितना बढ़िया मतलब ऑप्शन दिया, हस्बैंड एंड वाइफ। ये यूपी वाले ऐसी ऐसी ऑप्शन देते हैं। अब मेरा फेवरेट दे दिया, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिलेशन, ठीक है। सॉइल एंड वाटर के बीच का रिलेशन है, मैन एंड फॉरेस्ट के बीच का रिलेशन, आदमी जंगलों में जो रहता है, या ऑर्गेनिज्म एंड उसके एनवायरनमेंट का रिलेशन। क्या होगा आंसर? आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन था। एआरओ छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कर लिया आपने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा हुआ है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन वालों? सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, एडी टेंसले। तो यहाँ पे तो टेंसले, अच्छा टेंसले दिया हुआ है, ए जी नहीं दिया हुआ है। अच्छा नीचे टेंसले दिया है ना, तो आंसर है डी हो गया, उत्तराखंड इकोसिस्टम। और अगर यही पूछ लेता वो तो क्या क्या बोलते? इकोलॉजी अगर बोल देता तो किसका नाम लेते? हेगल का, अर्नेस्ट हेगल का, ठीक है, हेगल का नाम लेते। और यहाँ पे किसका नाम लेंगे आप? टेंसले। तो एजी टेंसले ने 2005 में पूछा हुआ है पीसीएस में, ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताओ कौन सा नहीं सही है। मैं आंसर तो छुपा लिया करूं कम से कम, यहां तुम लोग अगर इस पे देखते तो मैं आंसर छुपा लेता, इन लोगों के लिए छुपा ले रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, कौन सा ट्रू नहीं है? ये तो क्लोज सिस्टम होता है ना। अच्छा ऐसा होता है क्या? तो मुझे नहीं पता था। ठीक है, अभी तो बताया था ना ओपन सिस्टम होता है। तो डी इज द आंसर, मतलब कि करेक्ट कौन सा नहीं है। इसने क्या पूछा है? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू पूछा है ना, तो आंसर डी हो जाएगा कि ये क्लोज सिस्टम है। नहीं भैया, ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, पता है, यूपी में मेंस में भी ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले 2014 में यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम, कौन सा करेक्ट नहीं है इकोसिस्टम के बारे में? यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम हुआ था 2015 में, एक पेपर लीक हो गया था। तो क्या क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है, इट इज अ क्लोज सिस्टम,
ठीक है, ये गलत हो गया है ना। फिर यहां पे देखिए क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है मेंस में 2016 में, क्या है, ठीक है ना, कि एबायोटिक, प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सब होते हैं, तो यही तो हो जाएगा कि और कुछ होगा, यही तो होगा, आसान है, सी हो जाएगा ना। इसके बाद में आपका क्वेश्चन पूछता है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्कवर, यूपीआईएस 2015 बताया ना ये, कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताओ कौन सा है जरा, अच्छा छुपा के, आंसर छुपा के, मैंने आंसर छुपा रखा है इन लोगों से, ऑनलाइन वालों से, तुम लोग ऑनलाइन वाले बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें से। छठा क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, आईएएस 2015 में आया है। सी अ कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद देयर एनवायरनमेंट विद देयर वेयर दे लिव, बिल्कुल सही है ना। बेस्ट डिस्क्रिप्शन यही हो सकता है, 2015 में आईएएस प्री के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। अब ये वाला बताइए मुझे, ये वाला झारखंड पीसीएस 2013 में आया, सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कौन सा है, पॉन्ड्स, है ना, सही है, पॉन्ड, अच्छा पॉन्ड तो नेचुरल भी हो सकता है ना, पॉन्ड तो नेचुरल भी हो सकता है? अब इससे लेकिन लेकिन इसमें इसमें एक कंफ्यूजन है, पॉन्ड तो नेचुरल भी हो सकता है ना, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि आर्टिफिशियल फील्ड जो होगा वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, वो नेचुरल नहीं होगा, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट भी हम लोग ऐसे है कि फॉरेस्ट भी नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन जो हो सकता है उसमें बात नहीं आएगी, बात यह आएगी कि फील्ड तो भाई हमें बनाना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं, जिसपे क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर पॉन्ड्स तो नेचुरल भी होते हैं, तो आर्टिफिशियल उसने पूछा है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होगा, तो फील्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि नहीं, तो बी आ जाएगा सही, फील्ड, गार्डन, ठीक है, ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं, जबकि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये सब नेचुरल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। अच्छा इसमें, अच्छा फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया यूपी पीसीएस 2016 में, इनको भी मजा आ जाता है, 2000 वही से क्वेश्चन देखो, है ना, लेकिन आंसर छुपा रखा है मैंने, चलो ऑनलाइन वाले बताओ कौन सा आंसर होगा, बड़ा आसान है ये तो, है, है? नहीं ग्रासलैंड तो नहीं, अभी तुमने पढ़ा नहीं है इसको, ग्रासलैंड बहुत बड़े बड़े नेचुरल ग्रासलैंड होते हैं, जो कि एक इकोसिस्टम होता है, जो कि नेचुरल होता है एकदम। ग्रासलैंड एक अलग चीज है, ग्रास ये नहीं है छोटा मोटा, ग्रासलैंड पूरे बड़े फॉरेस्ट से भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, देखो फॉरेस्ट, लेक और ग्रासलैंड तो भाई जाहिर सी बात है नेचुरली, आर्टिफिशियल में राइस फील्ड अपने आप तो उगेगा नहीं, तो फील्ड अक्सर आर्टिफिशियल है, तो ये आंसर हो जाएगा 2016 में यूपीपीसीएस प्री, आसान है। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए, जैसे द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय, इसको आंसर ये कौन सा है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय इन्वायरमेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी, पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ बायोमास, नन ऑफ दिस। कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बताई, यही तो बताया था कि इन्वायरमेंट जितना सपोर्ट कर सकता हो, है ना, वही हो गया आंसर, ये उत्तराखंड पीसीआर में आया है। आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, आईएएस प्री 2013, which one of the following term describe not only the physical space occupied by the organism but also the functional role of the community of the functional and structural unit, क्या बताया था बताओ, ठीक है, तो याद रहेगा इकोलॉजिकल नीच, मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम दैट इज नॉन नीच, तो आंसर हो गया नीच, ठीक है ना, 2013 में आया हुआ है यूपीएससी आईएएस के अंदर, ठीक है। फिर इसके इसके बाद देखिए ये वाला यूपीपीसीएस प्री 2000, यहाँ पे मैं आंसर छुपा ले रहा हूँ ऑनलाइन वालों से ताकि उनसे सॉल्व करो, तुम लोग भी छुपा लोगे, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड, बहुत, हाँ एक्चुअल लोकेशन जहाँ घर है वो क्या है, हैबिटेट है, तो हैबिटेट आंसर होना चाहिए, हैबिटेट ही हो गया, वेरी गुड यार, तुम लोग तो बड़े ब्रिलियंट हो यार। चलो अगला अगला क्वेश्चन, यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन 2013 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, भाई सबसे बड़े बड़े तो डिजर्ट नहीं ग्रासलैंड होते हैं क्या, हमारे यहाँ तो माउंटेन सबसे बड़ा है, अच्छा मैरीन भी होता है क्या, अच्छा मैरीन मुझे तो नहीं पता था, मैं तो जानता ही नहीं था, ठीक है, तो अरे ठीक, तो ये आंसर ये 2003 में आया है यूपीपीसीएस लोअर में, ठीक है, तो मैरीन आपको पता है, मैंने बताया समुद्र सबसे ज्यादा है भैया, सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियन ही होता है, राइट।
सिस्टम। उसके बाद फिर क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीसीएस 2014। देखो यूपीपीसीएस फ्री में, देखो लोअर में पूछा था या अपर में पूछ लिया, सोचो, यानी लोअर वाले क्वेश्चन भी अपर में पूछे जा सकते हैं, और वो भी अगले साल पूछा है। 13 में पूछा था, 3 में पूछा था, नहीं 13 साल बाद पूछा है, 14 साल बाद। क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? कौन सा है? जाहिर सी बात है यार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं है? इतना इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछेगा कोई? अब ये वाला देखिए, ये यूपी में एलडीए वाले एग्जाम में पूछा हुआ है प्री 2013 में। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस? डज नॉट हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल, क्यों? क्यों? एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट लगाना, डिफॉरेस्ट मतलब काटना, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग फॉरेस्ट। अब उसने वर्ड बदल दिया, तो क्यों तुम डिफॉरेस्टेशन पढ़ोगे तो बता नहीं पाओगे? अरे भैया डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काटना। अच्छा उसने और सिंपल कर दिया डिफॉरेस्टेशन ना लिख के कि कटिंग द फॉरेस्ट। तो मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करने में काम, जो हेल्प नहीं करेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में हेल्प नहीं करेगा, वो क्या है? कटिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लगाना तो नहीं हो सकता ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, बायोस्फीयर, ये सब तो नहीं हो सकता। बहुत है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 2012 में आया इसमें आर्ट, ये राजस्थान में आया है, राजस्थान क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम में। कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया? कौन सा वन ऑफ द मेन कॉज, सबसे बड़ा मेन कॉज कौन सा है? वही क्वेश्चन, सबसे बड़ा मेन कॉज क्या है भाई? डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा मेन कॉज है ना, तो डिफॉरेस्टेशन शुड बी द आंसर। हाँ वही है, ए, ठीक है ना। अच्छा इसमें ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, फिर वही सेम क्वेश्चन देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस? लंबरिंग मतलब क्या होता है? पेड़ काट के उसका क्या नाम है, पेपर ऊपर बनाना, लंबरिंग इंडस्ट्री। लंबरिंग इंडस्ट्री मतलब पेड़ काटना, तो लंबरिंग इंडस्ट्री वही आंसर हो गया, ठीक है ना। ए क्या यार, डिस्टर्ब करता है इकोलॉजिकल इंबैलेंस को। सारे 16 क्वेश्चन हमने कर डाले इतने हल्के से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम ओमनीवोरस? इंसान, इंसान ही तो ओमनीवोरस है। अच्छा फिर देखिए 18वां क्वेश्चन, ये तो 17वां तो कर लिया ना, 17वां तो आसान है। हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे इकोसिस्टम में कौन ऑब्टेन करता है? अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट? कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? जाहिर सी बात है यार, एयर होगा और क्या होगा, और क्या हो सकता है? मतलब प्लांट को ये बायोटिक कह दोगे क्या? बैक्टीरिया और एनिमल को कह दोगे? मतलब तुम लोग भी यार, राजस्थान वाले ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीपीसीएस मेंस में आया, देखो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इको बॉडी इज, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बताओ? जाहिर सी बात है यार, सोलर एनर्जी है। मतलब सब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बताया, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो सन से ही तो रोशनी लेते हैं, और वहां से वो लोग सन से रोशनी लेने के बाद क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके वो प्लांट बनाते हैं। तो मेन सोर्स क्या हुआ? सोलर एनर्जी। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये 2020 20वां क्वेश्चन। अरे यार 20 क्वेश्चन कर डाले। यूपी में पूछा हुआ है ना री एग्जाम में। अच्छा ये बहुत पेपर लीक करवाते हैं ना, तो फिर दोबारा एग्जाम ले लेते हैं। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कौन ड्राइविंग फोर्स इकोसिस्टम का? वही सेम क्वेश्चन, सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है ना। फिर सेम क्वेश्चन, कंसर्निंग द फूड चेन इन द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इकोसिस्टम, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स एंड, ये क्या क्या आंसर है? 2013 यूपीएससी प्री, बहुत आसान है। क्या बात कर रहे हो यार? कंपोजर्स, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स में जो है क्या नाम है, वायरस नहीं होता ना, वायरस छोड़ के फंजाई होते हैं या तो बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। मतलब क्या वायरस भी होते हैं क्या डिकम्पोजर? कहते हैं हाँ भैया वो हमें वायरस कोरोना वरोना कर देते हैं तो डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज नहीं करते हैं वो बीमारियां करते हैं। डिकम्पोजिंग नेचर जो होता है वो, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक कर देना, तोड़ देना, तो ज्यादातर बैक्टीरियाज का होता है, फंजाई वगैरह का होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये भी दो, ये भी उसमें आया हुआ है, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। यूपीएससी प्री मेंस, यूपी पीसीएस मेंस में भी आया हुआ है, और यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, काफी पहले आया होता क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वहीं से कॉपी किया यूपी पीसीएस मेंस वालों ने। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है भाई? समझ में आ गया? तो क्या नाम है, आंट और डियर ही हो सकते हैं, क्योंकि जो मांस खा लेगा वो प्राइमरी तो हो ही नहीं सकता, वो तो मांस खा लिया उसने, वो क्या हो गया है। लेकिन एक चीज आप ये कह सकते हो कि आंट जो होती है वो भी गोस वोस खा लेती है।
नहीं खाती है, सर खा लेते हैं, भूख में लग जाती हर चीज में लग जाती है ना। तो आप कह सकते हो कि यार 1 तो नहीं होना चाहिए, 2 और 2 हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 ऑप्शन कहीं नहीं है। आप देखिए ना, तो आपको वर्क विद द ऑप्शन करना पड़ेगा, तो फिर आपको यही चांस मिलेगा कि भाई 1 के बिना तो कहीं है ही नहीं कहानी। तो और 3 4 तो हो ही नहीं सकता, 3 4 हो नहीं सकता, तो 3 4 को जहां भी 3 है वहां हटा दो, 3 हटाते ही आपको आंसर मिलेगा 1। तो फिर आप कहोगे ठीक है ना। क्लियर है ना ए ऑप्शन। इन फूड चैन मेन क्या है, प्रोड्यूसर है क्या मैन? हाँ, बड़ा फोटोसिंथेसिस करता है आदमी तो। प्राइमरी कंज्यूमर है क्या? अरे बड़ी भाई साहब, प्राइमरी कंज्यूमर है, सिर्फ फल फल खाता है, सब्जी सब्जी खाता है। मुझे देख लो, सिर्फ गोश्त गोश्त खाता हूँ। है तो, और सिर्फ गोश्त खाता हूँ मैं तो मुझे देख के तो तुम कह सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन मैं ब्रेड व्रेड भी खा लेता हूँ, रोटी वोटी भी खा लेता हूँ, तो प्राइमरी एज वेल एज 23वां क्वेश्चन भी कर लिया। अबे यार क्या क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ओके। उसके बाद में 10% रोल, अब ये तो मैं अभी बताया आप लोगों को, मैंने छत्तीसगढ़ में आया हुआ ये 10% लो, याद करो मैंने क्या बताया था कि एनर्जी में जब ट्रांसफर होता है तो पहले मैंने ये तो आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। अभी इन लोगों को नहीं पढ़ाया है 10% रूल वगैरह, लेकिन फिर भी आप जानते हो एनर्जी में जो सबसे नीचे होते हैं उनमें 1000 अगर है तो उससे नीचे आएगा 100, उससे नीचे 10 और उसके बाद 1 बचेगा, है ना। तो 10% रूल के हिसाब से जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल चेंज होता है वैसे वैसे एनर्जी भी चेंज होती है। तो यहाँ पे आंसर का ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अदर, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान है। अभी आगे 10% रूल पढ़ोगे भी। इन द मैरिन इको एनवायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर आर, मैरिन एनवायरमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? कल बताया था मैंने, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, बताया था। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि मतलब तैरते हुए प्रोडक्शन करते हैं, माइक्रो वो होते हैं ना, माइक्रो एल्गी वगैरह होते हैं, है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, है कि नहीं। उनको खाती हैं कौन? जूप्लांक्टन्स, याद है ना, यानी खा पी के अपने आप को जिंदा रखती हैं। तो ये अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम प्रोड्यूसर इन द सिस्टम। अच्छा देखिए आगे वाला जो है अगले चैप्टर का है सारा कहानी, ठीक है। तो अब हम अगले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे। वैसे यूपीएससी वगैरह में पूछा हुआ है व्हाट इज ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्योंकि ये अभी हमने ये पढ़ा नहीं है प्राइमरी कंज्यूमर वाला, वो चैप्टर अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो उस पर भी मैं कल बात कर लूंगा, फिर हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ओके। वैसे तो ये क्या नाम है, फूड चैन फूड वे मैंने नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन जब पढ़ा लूंगा तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया था उसके हिसाब से आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले यार, 30 40 क्वेश्चन कर डाले, क्या चाहिए और। इकोटोन भी पूछ रखा है, चलो अच्छा इसमें देख लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने कर रखा है उसको देख लेते हैं। अच्छा कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। फूड चैन फूड वे तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो यार, है कि नहीं। बायोमास पिरामिड इज रिवर्स इन विच टाइप ऑफ, मैंने ये पढ़ाया भी तो आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33 क्वेश्चन देखिए। अच्छा फूड चैन फूड वे वाला छोड़ दो, क्योंकि फूड चैन फूड वे अगले वाली क्लास में पढ़ाऊंगा ना, कल पढ़ाऊंगा। मैंने वैसे तो बता रखा है लेकिन फिर भी अगले वाली क्लास में देख लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इकोटोन पूछा है, ये देखो 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 41 देखो, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यूपीपीसीएस 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। 41 देखा ना, बताया ना, ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज, तो दैट इज नॉन एज इकोटोन, ठीक है। 2012 में यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? ओशियन को तो उथल पथल कर देते हो आप लोग, है ना। सबसे आसान सबसे स्टेबल वही है, कहां कर पाओगे। और फिर पूछा, देखो यूपी पीसीएस वालों को फॉलो, ये राजस्थान वालों से चुराया था यूपी वालों ने। अच्छा राजस्थान ने 2008 में पूछा था ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो क्या बोलोगे? ओशियन, ठीक है। फिर यूपी पीसीएस ने 2008 में 18 में पूछ लिया, सबसे कौन है भाई, उन्होंने मैरिन दे दिया और लास्ट में ब्रैकेट में लिख दिया ओशियन भी, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो अब इससे ज्यादा कहाँ आसान पूछेगा, ओशियन, है ना। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन 2005 में यूपीपीसीएस ने पूछा था, 39वां 39th क्वेश्चन देखिए जरा। अच्छा यार ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, माय गॉड। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। 30 ये वाला देखिए आप, 38 क्वेश्चन देखिए जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली, कौन सा इको फ्रेंडली ट्री नहीं है। ये इन्वेजन था, पता है, अंग्रेजों ने इसको लगाया था यहाँ पे, ताकि पता है जहां पे ये आतंकवादी पेड़ है, यूकलिप्टिस जानते हो, लिप्टिस,
यूकेलिप्टिस जो है ना वो बड़ा क्या नाम है आतंकवादी पेड़ है। वो इतना पानी खींचता है ना, इतना पानी खींचता है कि अगर उसके आसपास कुछ उगने नहीं देगा, जहां पे रहता है इतना पानी खींच लेता है कि आसपास कोई पेड़ नहीं रह सकता उसके, ठीक है, सर्वाइव कोई नहीं कर सकता यूकेलिप्टिस के सिवा। तो ये एक आतंकवादी पेड़ है जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली, तो आंसर होगा यूकेलिप्टिस। लिप्टिस को इकोलिप्टिस कहा जाता है। और यही क्वेश्चन देखो 2010 में, 2011 में यूपी ने वालों ने पूछा है, और फिर 2005 में भी पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज कंसीडर टू बी एन एनिमल इन्वायरमेंटल हजार्ड। हजार्ड मतलब समझते हो ना, तबाही, तबाही जो पूछ है, वही मैंने बोला आतंकवादी पेड़ है, तो कौन सा है, यूकेलिप्टिस, वही सा आंसर हो गया, है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई मेरे, ठीक है ना। और फिर आपसे वो पूछ लिया मोस्ट स्टेबल, ठीक है। लैंटिक हैबिटेट, लैंटिक हैबिटेट का मतलब होता है जो मतलब पड़ा हुआ सड़ रहा हो, तो सड़ने वाला कौन सा हैबिटेट होगा, ठीक है, सड़ने वाला पॉन्ड या स्वैम्प, जो सड़ रहा है पड़ा हुआ है, लैंटिक होगा। मतलब जो कि मतलब जिसमें पानी फ्रेश वाटर एड नहीं हो रहा है, तो वो होता है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होता है, पड़ा हुआ है। ट्रांजिशन जोन मैंने बता दिया। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल कम्युनिटी, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, यही बता दिया। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम फिर पूछ लिया, फिर मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पूछ लिया। 2044वां देखो, लगातार 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, 42, 43, 44, देखो, है ना। और यूपी ने भी पूछा है 2 बार, 2 बार यूपी ने पूछा है और 1 बार राजस्थान ने भी पूछा हुआ है? बहुत आसान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायो, एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान ने जो बनाया हो, एंथ्रोप मतलब होता है इंसान, और एंथ्रोपोजेनिक जो इंसान ने बनाया हो। 45वां क्वेश्चन क्या है बताओ, क्रॉपलैंड, वही बात क्वेश्चन को, फार्मलैंड या क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड या फार्मलैंड, वही तो हो गया भाई। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है यार, 45 क्वेश्चन एक लेक्चर, एक दूसरे के पेपर देखते हैं, शेड वाले एक दूसरे का पेपर देखते हैं, हाँ चोरी करते हैं क्वेश्चन। अगर आप ना ठीक से कर लो ना पेपर, आईएएस वालों से सबसे ज्यादा चोरी आईएएस वालों से करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएएस वालों को देख लो, पीसीएस वाले वही चुराते रहते हैं ज्यादातर, ठीक है। यूपीएससी को पूरी तरह कॉपी करते रहते हैं यूपी वाले तो अक्सर, ये समझ लो ऐसे नकल करेंगे, ऐसे देखेंगे नकल करेंगे, अच्छा ये पूछा है, चलो 2-4 साल बाद उसको रख लो, 2-4 साल बाद पूछेंगे, 2-4 साल बाद फिर उसको घुमा के पूछ लेंगे। तो यूपी वाले तो करते ही करते हैं, और बाकी लोग भी करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ठीक है, देखिए अभी 2018 में फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे ही जा रहे हैं, बट अच्छा ठीक है। अच्छा फिर वही क्वेश्चन देखो, 47वां क्वेश्चन देखिए आप, सेम वही क्वेश्चन, कोरल रीफ वगैरह पढ़ाई नहीं, तो 47वां क्वेश्चन भी फिर वही क्वेश्चन है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। दूसरी तरफ मैरिन कह लो, हाइड्रो कह लो, वाटर कह लो, बात तो वही है यारा, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा देखो साइकिल वगैरह मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन बार बार यही सब पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अभी मैं जब पढ़ा लूंगा फिर हम इसको एक बार देखेंगे। और आप लोगों का होमवर्क यह है कि जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है ना, इसमें से आप घर पे कर डालेंगे इसको, ठीक है जी। मैंने आपको एग्जाम में उसमें भेज दिया है, और मैं इसको आपको पढ़ाता रहूंगा और टाइमली आप जो बताता रहूंगा कि कहां से कहां तक के क्वेश्चन आप कर लें। अभी देखिए हम लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, और भी हाई लेवल के क्वेश्चन अभी इसमें और हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन अभी हमें एक बार पूरा ये 3 चैप्टर पढ़ लेने दीजिए इकोसिस्टम वाले। जैसे एक इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेव और इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ लेने दीजिए, फिर हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन दे रखे हैं ना। तो हाई लेवल की भी 20-25 क्वेश्चन है ना। तो अब यहाँ पे और लोअर लेवल वाले भी हैं। अब ये मैंने आपको भेज दिया है, काम आपका ये है कि भाई रेगुलरली आपको करना है, मैंने नहीं करना है।